इस समय हम लोग चर्चा करेंगे 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी का जो 12/4/1992 को हुआ था, यानी 12 अप्रैल 1992 को। उस समय कुछ क्वेश्चंस थे जो आज भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो लगभग लगभग जितने भी PYQ होंगे उसको एक एक करके अगर हम लोग कर लेते हैं एग्जामिनेशन के पहले तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा 71वीं के लिए। इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने लाया था, जिसको अंग्रेज़ों ने क्या किया, नकार दिया। उसके बाद से जस्ट अगले साल 1929 में उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने झंडा भी फहराया था। इसी कारण से जब हम लोग का संविधान पहले 26 नवंबर को 1949 में बन जाता है, फिर भी हम लोग 26 जनवरी को ही अपना झंडा फहराते हैं और उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये हमारा राष्ट्रगीत है और ये आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक और कृति है ये दुर्गेश नंदिनी, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। और एक और प्रश्न ये पूछा जाता है कि आनंद मठ में कौन से विद्रोह की चर्चा की गई थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो उसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम करते हैं। अच्छा, एक और बात, ये पहले इसका जो संस्थापना की बात हो रही थी वो पुणे में हो रही थी, लेकिन पुणे में हैजा फैल गया तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधि जुटते हैं और पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी होते हैं। महासचिव A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के रूप में हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था भी बनाया था। लाल कुर्ती वाले सेना का भी इन्होंने गठन किया था और ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित भी थे। ये अफ़गानिस्तान मूल के निवासी थे। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। और ये चर्चिल गांधी जी के बहुत कट्टर विरोधी थे। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो इसका तो सीधा सा आंसर पेरिस। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया में। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो याद रखा जाता है कि स्वेज नहर को भूल जाओ। भूल से एक हो गया भूमध्य सागर और ल से हो गया लाल सागर। तो भू से भूमध्य सागर, ल से लाल सागर। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य है, तो लगभग 84 डिग्री से 88 डिग्री आपको पूर्व में है। 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व देशांतर। और यही अक्षांश पूछ देगा तो 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर। 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं, तो झारखंड में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है, 5.5 फीट। ये सब 38वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान को हम लोग शेर मैसूर के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 में। और टीपू सुल्तान के मृत्यु के साथ ही पूरे दक्षिण भारत में भी अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। 1764 में जब बक्सर का युद्ध खत्म होता है तो पूरे उत्तरी भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है तो पूरे दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1799 में पूरे भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। अगला प्रश्न है आपका, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली, तो कुषाणों के समय में। और कुषाणों में सबसे ताकतवर राजा था कनिष्क। और कनिष्क की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उसको उसके जितने भी निकट संबंधी थे तकिया और गद्दा से ढककर और डंडा से मारते मारते मार दिए थे जान से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी, तो वयस्क लोगों को, मतलब 18 से ऊपर के जितने लोग हैं उनको साक्षर बनाने की यह योजना थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था,
तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। अभी हाल फिलहाल में उनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। उसके बाद से एक क्वेश्चन है एस्पेरेंटो। एस्पेरेंटो क्या है? तो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगला प्रश्न है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिथुआनिया। क्या आंसर होगा इसका? लिथुआनिया। दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सार्क का मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है आपका इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? इजराइल और पीएलओ के बीच में प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन में हुई थी। वाशिंगटन में। इजराइल के बारे में आप लोग जानते हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो ये फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था, इन दोनों के बीच में सीधी बैठक जो होती है वो वाशिंगटन में होती है। अगला है मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा को हम लोग को यहाँ नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उनके दल का नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये क्वेश्चन आपको जहाँ तक मुझे याद है कि बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा था। ये पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अगला है कि बछेंद्री पाल किस क्षेत्र की एक सुपरिचित नाम है? तो बछेंद्री पाल जो है वह पर्वतारोहण में इनको काफ़ी नाम है। तो बछेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं। एक महिला थी अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन से कहीं जा रही थी, अचानक ट्रेन में कुछ लोग उसका ये चेन लूटते हैं। उसी समय वो ट्रेन से गिर जाती है तो उसका पैर कट जाता है अरुणिमा सिन्हा का। अब उसके बाद से जब उसका होश आता है, पैर कट जाता है, तो लोग सोचते हैं, वो सोचती है कि अब जी के क्या, इससे बढ़िया था कि मैं मर जाती। उसी समय बछेंद्री पाल का एक इंटरव्यू छपा होता है अखबार में, किस तरह से उन्होंने हिमालय फतह किया था इसके बारे में, एवरेस्ट फतह जो किया था। तो फिर वहीं पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर था। बछेंद्री पाल से अरुणिमा सिन्हा कॉन्टैक्ट करती हैं और बोलती हैं कि मुझे आपसे मिलना है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने बोला कि इस स्थिति में जब तुम्हारा पैर कट गया, जब तुम दिव्यांग हो और तुम ये एवरेस्ट फतह करना चाहते हो, तुम समझो कि तुम फतेह कर ली। लेकिन फिर भी अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि नहीं, मुझे फतह करना है। और उसके बाद अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतह की। तो एक तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि कौन ऐसी पहली महिला दिव्यांग है जिसने एवरेस्ट फतह किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। और बछेंद्री पाल किससे संबंधित है? तो पर्वतारोहण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका पास्चुराइजेशन क्या है? तो पास्चुराइजेशन दूध को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत ज़्यादा ताप पर गर्म करते हैं और अचानक से ठंडा करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। एक है क्वेश्चन एम्फीबिया किसको कहते हैं? उभयचर। तो जल और थल जो दोनों में रहते हैं उसको एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड, यानी 500 सेकंड आप कह सकते हैं उसको। 500 सेकंड का समय लेता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम की। लोहा और क्रोमियम की। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्युमिनियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान। कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा ऐसा पूछता है जो लोगों का छूट ही जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है जिसको देख कर लोगों को लगे बड़ी आसानी इस बार क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन है निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो निकोलस कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। उसके पहले लोगों को यह जानकारी था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है। निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य बीच में है। लेकिन उस पर बहुत लोग गुस्सा आ गए, इवन इसको जान से मारने की धमकी दिया। तो इसने कहा कि ठीक है, हाँ, पृथ्वी का ही सब कोई चक्कर काटता है, पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं काटती है। ये यू टर्न मार दिया। ये सुकरात जैसा जिद्दी नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुकरात का मैंने यहाँ पे क्यों नाम लाया, तो आप लोग सर सुकरात के बारे में सर्च करके पढ़िएगा, पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे सुकरात का जिक्र क्यों किया है। अगला प्रश्न है आपका कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा जय सिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब।
भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछता है, प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा है। इसी तरह से डूरंड कप भी पूछता है, वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल आपका दिल्ली में हुआ था 1951 में, और अभी तक 2 ही बार हुआ है। दिल्ली में एक बार 1951 में हुआ है और एक बार 1982 में हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि 1982 का एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। 1951 का एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कब हुआ? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? चेकोस्लोवाकिया में। चेकोस्लोवाकिया में सबसे बड़ा स्टेडियम संसार का, विश्व का। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तीरंदाजी में। फिर एक प्रश्न है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकता है? आप लोग सभी आदमी जानते हैं, 14 दिन तक। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो दोनों में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, जहाँ लाना हो लाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक और बात है इससे जुड़ा हुआ कि राष्ट्रपति को जो है वो सलाह लेने का जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह ले सकता है? तो 143 143 नंबर अनुच्छेद में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सीधा सा उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने। अच्छा, इसी में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता? ये आपको ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा। हालांकि इसका उत्तर ये होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 में, 1951 में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 35वें संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 34 बने। वहाँ पे कितने जज रहेंगे? तो 34। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंचायती राज की अनुशंसा किए थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने बताया था कि त्रिस्तरीय यहाँ पर ग्राम पंचायत रहेगा। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय के बारे में कहा था, लेकिन हम लोग के यहाँ त्रिस्तरीय माने हैं। नाम से भी आप समझ सकते हैं, बलवंत राय मेहता 3 अक्षर है तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 अक्षर है तो द्विस्तरीय। आज हम कोशिश कर रहे थे कि आपको बिहार के नक्शा के बारे में बताते, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, लेकिन फिर आज थोड़ा मन नहीं किया, छुट्टी में कुछ पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। खैर, तब भी इस समय सोचे हैं कि 10-15 मिनट में आपको एक वीडियो बना देते हैं। अगला एक क्वेश्चन है आपका कि भारत के कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और सबसे पहले अगर किसी को एशिया में नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। गीतांजलि के अंग्रेजी वर्षन के लिए मिला था। और आपके यहाँ के राष्ट्रगान के रचयिता भी कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि भी उन्होंने लौटा दी थी। अगला जो है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में। और साइमन गो बैक का नारा लगा था। साइमन गो बैक का नारा किसने लिखा था? तो यूसुफ मेहर अली ने। किसने बोला था? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय पर लाठी की प्रहार भी हुई थी। लाला लाजपत राय उसके बाद से मर गए थे। लाला लाजपत राय ने उस समय कहा था कि मुझ पर लाठियों का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसके बाद से जिसने उन पर लाठी चार्ज किया था उस सैंडर्स को जाकर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और लाला लाजपत राय के हत्या का बदला भी लिया था। और उसके कुछ समय बाद प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह जाकर असेंबली में बम फेंकते हैं, कहते हैं कि इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। हालांकि वो खाली बेंच पर बम फेंका गया था, लेकिन भगत सिंह को पकड़ लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी अपने आप को खुद गोली मार लेते हैं। 23 मार्च 1931 को
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसे हम लोग भारतीय इतिहास में शहीदी दिवस के नाम से भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, नीरद सी चौधरी ने। अच्छा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है? जब आपकी जीवनी खुद आप लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और कोई दूसरा लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, तो इसके राइटर कौन है? नीरज सी चौधरी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मेरे आइडियल है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय गांधी जी से इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप बंटवारा रोक लीजिए। हालांकि गांधी जी के हाथ में कुछ नहीं था कि वो बंटवारा रोक सके। और अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी लंबे थे। देखिए, गांधी जी के साथ हमेशा रहते, गांधी से एक हाथ लंबा थे। तो फोटो देखने से लगता है, हम उस समय देखे नहीं थे। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष। अरविंद घोष काफ़ी गर्म मिजाज के नेता थे। और लाल, बाल, पाल और घोष मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब गर्मपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? भारत में। और अगर उसके बाद से फिर पूछे कि भारत में कहाँ, तो भारत में दक्षिण पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। एक लड़का यही क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया? क्योंकि भारत की सामग्री वो नहीं थी, वो तो ब्रिटेन की सामग्री थी। तब उसने, नहीं सर, किताब में लिखा हुआ था। हम कहे सामग्री नहीं लिखा होगा, साम्राज्ञी लिखा होगा। सम्राट की पत्नी को साम्राज्ञी कहा जाता है। जो तुम सामग्री कह रहे हो वो दुकान से खरीदते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन कौन थे? तो एक अरविंद खुराना थे, जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था, प्रोटीन संश्लेषण और आनुवांशिक कोड के लिए। और एक थे आपके एस चंद्रशेखर, तारा किस तरह से तारे का जन्म होता है, कैसे वो विकास करता है, चंद्रशेखर लिमिट भी इन्होंने बताया था। तो इस चंद्रशेखर को, एस चंद्रशेखर को और अरविंद खुराना को आप लोग में ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? बीपीएससी में कुछ भी पूछ सकता है। आप सीधे कह सकते हैं कि हम हाथी को उठा कर नहीं देखे, चाहे उसको गोदी में नहीं लिए, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन दे देता है। अब मजबूरी में आपको भी बताना ही पड़ेगा कि लगभग 1000 किलोग्राम, लगभग 1000 किलोग्राम वयस्क हाथी का। अब बच्चा का भी पूछ देता है कभी कभी, तो 90 किलो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विगलन प्रक्रिया से। ये लगभग 19 मिनट का आपका वीडियो है। थोड़ा सा इसमें पंखा का आवाज़ जा रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतनी गर्मी है कि पंखा बंद करने का हमको हिम्मत नहीं हुआ है। और जो ये माइक लगाया जाता है, तो उसमें एक बार हम माइक लगाए थे, उसका जैसे ही ये ब्लूटूथ से कनेक्शन कट गया, पूरा वीडियो हो गया और वहाँ पे म्यूट के रूप में। तब से हम उसको फेंक दिए कि नहीं लगाएंगे, कम से कम आवाज़ आता है पंखा का, लेकिन वीडियो तो बन जाता है। खैर, ये आपका लगभग 70 से 75 क्वेश्चन है। इसको 1-2 बार आप लोग सुन लीजिएगा, आपका अच्छी तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन PYQ से ज़्यादातर पूछता है। मैंने कोशिश किया है कुछ क्वेश्चंस को बढ़ा चढ़ा कर बताने का, जिससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा इसे अच्छी तरह से याद करने का। अभी तुरंत हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं उसके, तब तक के लिए गुड नाइट।